आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो 5 साल की उम्र में गुम हो गया, और जब उसकी उम्र 30 साल होती है तब वो कैसे अपने माँ बाप को ढूंढता है और एक रोज़ अपने माँ के घर के दरवाजे पर जाकर खड़ा होता है। लेकिन इन 25 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। 5 साल की उम्र में जब वो गुम हुआ तो उसे सड़क मालूम नहीं, रास्ते मालूम नहीं, ठीक से वो बोल भी नहीं पाता था, हर चीज़ हिंदी में बातचीत करता था। और 30 साल की उम्र का होने के बाद जब वो अपने माँ और अपने भाइयों के पास लौटा तो हिंदी भूल चुका था, अंग्रेज़ी वो भी ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में। और इधर घर वाले जिन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती थी, माँ और भाई के सामने है 25 साल का बिछड़ा उनका बच्चा, उनका भाई, लेकिन बीच में ज़ुबान की दीवार आ गई। एक्सप्रेशन, भाव, भावनाएं तो सामने हैं, लेकिन जो कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। क्या कुछ कैसे होता है, ये अपने आप में मुझे लगता है कि एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद एक अजीब सा सुकून मिलता है। कहानी 1987 की है। मध्य प्रदेश के खंडवा इलाके में, खंडवा बड़ा मशहूर है ख़ासतौर पर इसलिए कि किशोर कुमार, महान गायक, उनका घर है यहाँ पर, और खंडवा मुझे जाने का मौका भी मिला है। तो इसी खंडवा में एक बेहद गरीब परिवार रहा करता था। परिवार एक मुंशी जिनका सरनेम है, उनके परिवार, उनका फैमिली। इस परिवार में एक कमला थी जो मुंशी की पत्नी, उनके 3 बेटे थे, एक का नाम गुड्डू, एक का कुल्लू और एक का सारू जो सबसे छोटा था। एक बेटी थी जिसका नाम शकीला था। बाप जो मुंशी है वो परिवार को छोड़कर पहले अलग हो चुका था 2 साल पहले, यानी 85 में। अब माँ मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों को पालती। एक कच्चा मकान था खंडवा के पास, वहाँ पे ये रहती। तो तीनों बेटे, बेटी और माँ अपना ज़िंदगी गुजार रहे थे। बड़े भाई की उम्र करीब 9 साल थी और उस वक्त इस उम्र में भी वो सोचता था कि अब वो शायद घर का मुखिया है, क्योंकि बाप है नहीं, माँ की मदद करता था। और इस बड़े भाई गुड्डू के बेहद करीब था सबसे छोटा भाई सारू। तो वो अपने बड़े भाई के साथ बाहर जाने का शौक़ था उसे। इनके घर के पास ही एक रेलवे स्टेशन था, तो अक्सर ये लोग स्टेशन के पास जाते, वहाँ पे ट्रेन के अंदर घुसते, पटरियों पे कुछ सिक्के ढूंढते, बहुत सारे लोगों के पैसे गिर जाते हैं। ट्रेन के अंदर भी घूमते टहलते चले आते। कई बार गए। सिर्फ 5 साल की उम्र थी सारू की। ऐसे ही एक रोज़ 1987 में सारू अपने भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में चढ़ता है। ये लोग तलाश में थे कि ट्रेन में कुछ पैसे गिरे हों, किसी के मिल जाए। इत्तेफाक से कुछ मिलता नहीं है, तो उस दिन गुड्डू कहता है कि चलो अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़कर वापस अपने घर आ जाएंगे। वो पहले भी ऐसा कर चुका था। ट्रेन चल पड़ती है, दोनों भाई चल पड़ते हैं। अब ट्रेन जब जा रही है, थोड़ी देर में सारू को नींद आ जाती है, तो वो कहता है कि जब आएगी ट्रेन से उतरना हो तो मुझे बता देना। सारू सो जाता है, और ये बात है लगभग दोपहर की। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुलती है। वो अपने भाई को आवाज़ देता है, गुड्डू गुड्डू, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ पलट कर आती नहीं है। वो परेशान हो जाता है। फिर सोचता है भाई ये ढूंढ लेगा मुझे, बिना लिए हुए घर तो जाएगा नहीं। नींद आ रही थी, वो फिर से सो गया। अब जो सोया तो उसकी आंख खुली तो उसने देखा सुबह हो रही है। अब वो घबराया कि ये क्या, फिर गुड्डू को ढूंढ रहा है, रो रहा है, लेकिन गुड्डू का कोई पता नहीं। अब रोते रोते ये जहाँ पर ट्रेन रुकती वहाँ पर उतर जाता है। फिर सोचता है कि मुझे वापस उधर जाना है, तो फिर एक ट्रेन पकड़ता है, उसमें बैठ जाता है। फिर वो ट्रेन पता नहीं कहाँ जा रही है, फिर वो उतरता है, फिर तीसरी ट्रेन पकड़ता है। इस तरह करते करते 1-2 दिन बीत जाता है, और आखिर में जब ये थक जाता है, भूख भी लगी है, कुछ लोगों ने खाना दे दिया, खा लिया, परेशान है, रो रहा है, अकेला है, 5 साल की सिर्फ उम्र है, ठीक से पूरी बात बता नहीं रहा। अपने गाँव तक का नाम उसे नहीं मालूम था उस वक्त कि वो कहाँ रहता है। बस उसे अपने भाई गुड्डू का नाम मालूम था, उसको अपनी माँ तक का नाम मालूम नहीं था उसको। अमूमन 3-4-5 साल के बच्चे मम्मी कहते हैं, माँ कहते हैं, अम्मा कहते हैं, नाम पता भी नहीं होता है। अब वो भटकते भटकते आखिरकार ट्रेन से जब उतरता है तो पता चलता है कि कोलकाता है, कलकत्ता। अब कोलकाता इतना बड़ा शहर, उसमें 5 साल का एक मासूम उतरता है, सड़क किनारे फुटपाथ पर जाता है। कुछ लोग उसे भिखारी समझते हैं, कुछ खाना देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, और करते करते अभी वो रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द ही भटक रहा, क्योंकि उम्मीद है कि गुड्डू भाई ढूंढते हुए आएंगे, उसे ले जाएंगे, तो ट्रेन से ही जाना है घर। तो पटरियों के इर्द गिर्द तभी एक शख्स मिलता है। वो उसे देखता है, अकेला बच्चा पटरी के करीब है, पूछता है, वो बता नहीं पाता अपने घर का नाम, अपना नाम बताता है। तो रेलवे ट्रैक के किनारे उसकी झोपड़ी थी, वहाँ ले जाता है, उसे कुछ खाना देता है, फिर कहता है हम तुम्हें वापस तुम्हारे घर पहुँचा देंगे। फिर उसके बाद एक शख्स और आता है, उसका दोस्त, कहता है घर पहुँचाएगा, लेकिन वो उस बच्चे के साथ कुछ अजीब हरकत करने लगता है। उसे एहसास हो जाता है, उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इतनी समझ उसे आ गई थी कि गुड टच या बैड टच क्या होता है। वो वहाँ से मौका देखती भाग जाता है। भागने के बाद अब वो कोलकाता की सड़कों पर है, कुछ पता नहीं क्या होगा।
करते करते आखिरकार एक शरीफ इंसान मिलता है, वो पूछता है तुम रात को यहाँ क्यों भटक रहे हो? बताता है मुझे घर जाना है, मुझे घर का पता नहीं मालूम है, मेरा नाम वाम उसने बताया कि नहीं मालूम, अपना नाम बताता है। तो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, बच्चे को पुलिस के हवाले करता है, बच्चे को पुलिस जुवेनाइल होम में भेज देती है। अब वहाँ जाता है तो उसकी बच्चे की हालत ख़राब हो जाती है, देखता है किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, उसी तरह के बच्चे वहाँ रखे गए थे। तो उसे लगता है ये क्या हुआ। फिर इसी दौरान में, चूँकि ये ठीक ठाक बच्चा था, जुवेनाइल होम के भी लोग ठीक थे, उन्होंने कहा ये घर से भटक गया है, तो एक काम कीजिए, इसको एडॉप्शन सेंटर में डाल दीजिए, अगर इसका घर नहीं मिलता है तो कोई गोद ले ले। तो फिर तमाम खाना पूर्ति के बाद उसको एक एडॉप्शन सेंटर में डाल दिया जाता है। अब वो बच्चा एडॉप्शन सेंटर में ठीक ठाक है, कुछ दिन बीत रहा है, उसे बार बार गुड्डू की याद आ रही है, घर की याद आ रही है, रो भी रहा है, लेकिन एडॉप्शन सेंटर में खाना भी मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहे हैं। इसी दौरान एक रोज़ एडॉप्शन सेंटर में जो वहाँ का मुलाजिम था, जो मैनेजर था, वो आता है और सारू से कहता है कि इनसे मिलो, अब ये तुम्हारा नया परिवार है। दो लोग सारू के सामने खड़े थे, दोनों गोरे विदेशी, वो थे जॉन एंड सू बर्डी, दोनों ऑस्ट्रेलिया से आए थे, हस्बैंड वाइफ थे, और इन्हें एक बच्चा गोद लेना था क्योंकि ये लोग बच्चा पैदा कर नहीं सकते थे। तो हर तरफ घूमने के बाद जब इनके सारू की डिटेल पता चली, ये तैयार हो गए, उन्होंने कागजी कार्रवाई पूरी की। फिर सारू को उन्होंने घर दिखाया, फिर बताया कि वहाँ उसने अपने घर का तो नाम पता नहीं, उसे क्या मालूम कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, कहाँ है, लेकिन उन्होंने चॉकलेट वॉकलेट खिलाई, वो खुश हो गया बच्चा। अब इसके बाद सारू कोलकाता से प्लेन में बैठता है पहली बार लाइफ में और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। अब सारू का नया घर ऑस्ट्रेलिया में होबार्ट में था, जो कि तस्मानिया स्टेट में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के। तब होबार्ट में पहुंच जाता है। जॉन बर्ली का अपना बिजनेस था, ठीक ठाक फैमिली थी, अच्छा घर था, औलाद नहीं थी। सारू को बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार देते हैं क्योंकि गोद लेकर इसीलिए आए थे। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, उसके कमरे में तमाम खिलौने रखते हैं, हर चीज़ रखते हैं, बट एक चीज़ का और ख्याल रखते हैं कि उसे हिंदुस्तान से लाएं, तो इसलिए उसके रूम में एक इंडिया का नक्शा भी रखते हैं। बीच बीच में उन्हें मालूम भी था कि यह भटक गया बच्चा, बट उसे कोई याद नहीं। हाँ, उसे अपनी माँ का चेहरा याद है, भाई का चेहरा याद है, भाई का नाम याद है, लेकिन मोहल्ला, इलाका, शहर, कस्बा, इन सब के बारे में कुछ उसको याद नहीं। हाँ, उसकी यादों में सिर्फ कुछ चीज़ें थी उसके उस शहर की। एक रेलवे स्टेशन, दूसरा उस रेलवे स्टेशन के करीब एक पानी की टंकी, एक वहाँ पर एक छोटा सा टीला पहाड़ जैसा, ये कुछ चीज़ें थी जो उसके जहन में थी, और एक पॉन्ड, नदी जैसा, जो था बिल्कुल रेलवे ट्रैक के स्टेशन के किनारे था। बाकी चीज़ें कुछ याद नहीं। अब नए माँ बाप के साथ सारू अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है, धीरे धीरे उसकी यादें, पिछली यादें मिटती जाती हैं और अब वो बड़ा होता जाता है, पहले स्कूल जाता है, फिर 2009 में वो ग्रेजुएशन करता है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से। अब उसकी वहाँ गर्लफ्रेंड भी थी, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। जो फादर की उसकी कंपनी थी उसके लिए काम भी कर रहा था, बल्कि उसमें उनके वेबसाइट के लिए काम करता था होबार्ट में ही। अब तक लगभग उसको 22 साल हो चुके थे ऑस्ट्रेलिया आए हुए, कोलकाता से। 2009 में अचानक अब उसे याद आता है, याद तो पहले भी आया कुछ कि काश मेरे माँ बाप के बारे में मुझे पता होता, मेरा घर पता होता, पर कोशिश नहीं की। 2009 में उसे याद आया, उसने कंप्यूटर कोर्स और ये सारी चीज़ें की, वेबसाइट के लिए काम कर रहा है, कि क्यों ना अपना घर ढूंढूं, क्यों ना अपने माँ बाप को ढूंढूं, अपने भाइयों को ढूंढूं, वो इलाका ढूंढूं जहाँ वो रहते थे और जहाँ से मैं गायब हुआ था। अब वहीं से इसकी तलाश 2009 से शुरू होती है। गूगल अर्थ पर जाता है, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर से गूगल अर्थ के ज़रिए इंडिया का एक तरह से दौरा करता है, ढूंढता रहता है। अब हिंदुस्तान इतना बड़ा, कहाँ से क्या चीज़ें, बट इसे एक चीज़ पता थी, इसे माँ बाप उसे जो लेकर आए थे जिस शहर से, उसका नाम कोलकाता था। अब कोलकाता ये पहुँचता है और कोलकाता के इर्द गिर्द के तमाम इलाकों को छानना शुरू करता है कि शायद वो स्टेशन, वो पानी की टंकी, वो नदी, तालाब, ये सब कुछ दिखाई दे जाए। महीनों लगा रहता है, घंटों गूगल अर्थ पर ढूंढता रहता है, कोई फ़ायदा नहीं। फिर अचानक उसे एक चीज़ और याद आती है कि उसे अपने गांव का नाम, खंडवा में तो है लेकिन खंडवा में कुछ कहते थे, उसका धीरे धीरे बहुत रिकॉल करता है। तो उसे लगता है कि बी से नाम है, लेकिन वो कंफ्यूज है। बी से वो टाइप करता है गूगल में इत्तेफाक से कि कलकत्ता के आसपास कौन कौन सी जगह में, तो एक नाम आता है उसको ब्रह्मपुर, कभी आता है बदरपुर, वो दिल्ली में है, कभी आता है बुरईपुर, कभी आता है भरतपुर, कभी आता है बनवंतपुर। तब वो कन्फ्यूज़न है कि बी भी है और पूर भी है, लेकिन इसमें से कौन सा मेरा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन कोशिश जारी है, लगातार ढूंढ रहा है उस डैम को, उस रेलवे स्टेशन को। वहाँ पे एक डैम भी था जहाँ पे इसका घर था। 3 साल तक ढूंढता रहता है गूगल अर्थ पर, लेकिन ये अपने माँ बाप को वहाँ नहीं बताता कि वो क्या कर रहा है। उसे ये था कि शायद मैं ये बताऊँ कि मैं अपना घर, अपने असली माँ बाप को ढूंढ रहा हूँ, तो उन्हें धक्का लगे और इसीलिए उनको चोट ना पहुँचे, ये चीज़ें नहीं बता रहा है।
इस दौरान में इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उससे ब्रेकअप हो गया। अब इसकी ज़िंदगी में एक नई गर्लफ्रेंड आई, इसका नाम था लीज़ा। लीज़ा के बाद पास एक तेज़ रफ्तार इंटरनेट, वो सारी चीज़ें थी, उसके घर पर फैसिलिटी थी। तो अब लीज़ा के घर आना जाना था, लीज़ा के घर जाता और घंटों अब उसके फास्ट इंटरनेट का इस्तेमाल करता, लैपटॉप साथ में होता और काम के अलावा फिर लग जाता गूगल अर्थ पर अपने घर वालों को सबको ढूंढने के लिए। 9 से शुरू किया था, 3 साल तक किया, फिर छोड़ दिया। फिर उसके बाद अचानक इसने, अब जब लीज़ा आई तो इसने कहा कि चलो ढूंढते हैं। अब इसने फिर ढूंढना शुरू किया तो इसने कहा कि मैं शायद गलत ढूंढ रहा हूँ। उसने कहा कोलकाता अगर आखिरी मेरी मंजिल है, और इसे याद आया कि शाम को जिस ट्रेन में जहाँ से मैं बैठा उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो गई थी। तो इसका मतलब है कि मैं जहाँ से भी बैठा और कोलकाता पहुँचा, वो जो टाइम था वो करीब 10 से 12 घंटे का था। यानी मैं उस ट्रेन में 10 से 12 घंटा सफ़र करने के बाद कोलकाता पहुँचा। उसने पूरा रिकॉल किया। अब उसने कहा कि कोलकाता को सेंटर में रख के इसके आसपास ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहाँ 10 से 12 घंटे में पहुँचा जा सकता है ट्रेन से। अब उसने इन सारे इलाकों को ढूंढना शुरू किया गूगल अर्थ से। अब कोलकाता के आसपास बहुत सारे इलाके, लेकिन उन सारे इलाकों को उसने गूगल अर्थ के जरिए देखना शुरू किया, समझना शुरू किया। कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं मिला। अब ये कोशिश चलती रही, पर उसे ये पता नहीं चल रहा है कि मेरा इलाका कहाँ है। तो 12 घंटे के आसपास जो भी कलकत्ता से दूरी पर था उसने सारी चीज़ें देख ली, लेकिन उससे कुछ मिला नहीं। फिर उसे याद आया कि चलो अपने दोस्तों से कुछ से पूछते हैं कि 1980 में 87 में ये भागा था, मतलब गायब हुआ था, कि उस वक्त ट्रेन की रफ्तार क्या होती थी। अगर मैं शाम को बैठा हूँ और सुबह पहुँच रहा हूँ कोलकाता, और किलोमीटर क्या हो सकती है। वो चूँकि मैथ का भी था, कंप्यूटर साइंस भी किया हुआ था, तो उसने कहा कि उन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो उसने अपने कुछ इंडियन दोस्तों की मदद ली। वहाँ पे इंडियन दोस्त भी थे इसके होबार्ट में जो पढ़ रहे थे। तो उनमें से उन लोगों से उसने पूछा तो उसने बताया कि उस वक्त एवरेज जो है वो अराउंड 80 किलोमीटर हुआ करता था। इसी रफ्तार से ट्रेन चलती थी। अब उसने 80 किलोमीटर के हिसाब से और उस घंटे को डिवाइड किया मैथमेटिक्स के हिसाब से सब कुछ, तो उसे लगा कि करीब 900 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है जो कोलकाता से है, कोलकाता सेंटर में है। 80 किलोमीटर के हिसाब से ट्रेन चल रही है और उस हिसाब से अगर वो घंटा देखे जो उसने ट्रेन में बिताया है तो करीब 900 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। अब उसने इसको सर्च करना शुरू किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब अभी तक वो कोलकाता के इर्द गिर्द दूर उधर नॉर्थ ईस्ट भी पहुंच गया, बट इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ से गायब हुआ हूँ। लेकिन कोशिश जारी रखी। आखिरकार एक रोज़ सर्च करते करते अचानक गूगल अर्थ के ज़रिए ये एक जगह पड़ता है, एक नाम था बुरहानपुर। अब जैसे बुरहानपुर इसने नाम पढ़ा तो पहले तो इसको क्लिक किया कि मेरे इलाके का नाम ऐसी बी से है और कुछ पूछ। अब उसने बुरहानपुर पे गूगल अर्थ के ज़रिए जूम इन करना शुरू किया। नेटवर्क भी अच्छा, कैमरा भी अच्छा। अब जब सब कुछ ये सब किया तो सबसे पहले उसने स्टेशन को किया, वहाँ के रेलवे स्टेशन। जैसे ही स्टेशन इसके स्क्रीन पे आया, इसकी सारी यादें ताज़ी हो गई। उस स्टेशन के पास एक तालाब, उस स्टेशन के पास एक छोटा सा पहाड़, उस स्टेशन के करीब एक पानी की टंकी जो कि इंडस्ट्रियल फैक्ट्री की थी, और ये यादें उसके सामने थी। वो पहाड़ इसलिए याद थी कि उस टीले पे चढ़ने के बाद ये गिरा था, जिसके बाद इसके माथे पे एक निशान आ गया था और वो निशान कभी गया नहीं, तो इसलिए याद था। जब भी बारिश होती और ये ट्रेन स्टेशन जाता अपने भाई के साथ, वो पानी जम जाता था तालाब जैसा, अक्सर कई रेलवे स्टेशन के किनारे, तो उसको लेके भी कई बार ये लोग तालाब के किनारे खेलते भी थे, गिरे भी थे, और वो पानी की टंकी हमेशा उसके जहन में वो नक्शा रहता था। तो बुरहानपुर तक ये पहुँच गया और कोलकाता से इसकी दूरी वही करीब 1000 किलोमीटर के इर्द गिर्द जो इसने सोचा था लगभग, और रेलवे स्टेशन का नक्शा भी वही। अब इसे लगा ये क्या है। अब उसने पता किया तो पता चला कि ये खंडवा में है। अब खंडवा और बुरहानपुर उसके सामने है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो खंडवा का है और बुरहानपुर का है। अभी बहुत सारे सवाल बाकी थे। उसे सबसे पहले अब खंडवा पे जाकर यूट्यूब पे खंगालना शुरू किया, खंडवा के मैप देखे, सारी चीज़ें देखी। फिर उसे याद आया, उसने अपने खंडवा पे कुछ लोगों के ज़रिए ख़ासतौर पर अपने दोस्तों से पूछा खंडवा के बारे में कि वहाँ पे क्या है, कैसी चीज़ें हैं। और आखिर में ये सब करने के बाद उसने अपने कुछ दोस्तों से कहा कि इस खंडवा और बुरहानपुर में एक जगह है, उस जगह का मुझे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। जैसे बुरहानपुर तक तो पहुंच गया, खंडवा ही पहुंच गया, पर बोला कि वो नाम शुरू होता है जी से, और जी के आगे जो उसने प्रोनाउंसिएशन था उसका, जो उसने कहा कि शायद कुछ गुनेस्थली, इस तरह से उसने कहा, गुनेस्थली नाम पे। अब उसने सोशल मीडिया के ज़रिए जो खंडवा के हैं उनके साथ ग्रुप, उनको उसने मैसेज रिक्वेस्ट भेजी और पूछा कि अगर कोई क्या खंडवा या बुरहानपुर में इस गुनेस्थली नाम के किसी जगह को जानते हैं, जी से नाम शुरू होता है। उनमें से एक ने सोशल मीडिया पर उसको रिप्लाई किया कि वो गुनेस्थली नहीं है, बल्कि वो गणेश तलाई है।
अब गणेश तलाई, और जो उसने नक्शा बताया कि इस तरह क्या है वहाँ पर छोटे छोटे घर हैं, उसने ये तक बताया कि उस वक्त एक लेन में मुस्लिम रहते थे, एक लेन में हिंदू रहते थे, और कुछ बताया, यादें बताई कि ज़्यादातर टिन के और खपरेल के घर हैं। तो इधर से जवाब आया कि अब 24-25 सालों में बहुत कुछ बदल गई है, आबादी बदल गई है, घर बदल गए हैं लोगों के, सड़कें बदल गई हैं, लेकिन हाँ जी से नाम है और उस इलाके का नाम है गुनेस तलाई। अब इसके बाद उसने उस इलाके को जूम किया, गूगल अर्थ के ज़रिए अब देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे लगा कि शायद 5 साल इन गलियों में, इस स्टेशन पे, इन जगहों पे उसने गुजारी है। अब उसे यकीन हो गया कि यह वही इलाका है, लेकिन अभी भी पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता था। लेकिन यहाँ तक वो पहुँच चुका था। जब ये सब कुछ हो गया, 10 फरवरी 2012, 10 Feb 2012, उसे गुम हुए में 25 साल हो गए थे और अब उसकी उम्र 30 साल की हो गई थी। सारू ने तय किया कि वो इंडिया जाएगा और इंडिया जाने के बाद अपने घर वालों को ढूंढेगा। 10 जनवरी 2012 को सारू ऑस्ट्रेलिया से न्यू दिल्ली लैंड करता है। फिर यहाँ से वो बाई रोड खंडवा पहुँचता है। खंडवा पहुँचने के बाद अब वो जैसे ही बुरहानपुर पहुँचता है, उस स्टेशन को देखकर उसके आसपास जो पानी की टंकी और वो जो टीला था, उसके कदम खुद ब खुद उस तरफ चल रहे हैं। उसे खुद पता नहीं कि उसके कदम कैसे उठ रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पे एक टीला है, रास्ता उसके कदम बता रहे हैं, और वो चलता जा रहा है। सामने टीला था। स्टेशन के दूसरे छोर पर पहुँचता है, कहता है यहाँ एक तालाब जिसमें पानी हुआ करती। फरवरी का महीना, बीता, सर्दी थी, वहाँ वही तालाब, ऐसे ही तालाब। थोड़ा और आगे गया, उसने कहा यहाँ एक इंडस्ट्री हुआ करती थी, इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी अब, लेकिन वो टंकी वहाँ पे सलामत था। वो सारी चीज़ें देखता है। देखने के बाद अब वो फिर उसी इलाके में आगे बढ़ता है। उसे मालूम है यहाँ से कितनी दूरी पर उसका घर है। उसके कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ने के बाद एक टूटे फूटे मकान, टिन का छत और मिट्टी का घर, वहाँ जाकर उसके पैर रुक जाते हैं। अब वो वहाँ खड़ा है, बैक पीठ पे, और लगातार उस घर को घूर रहा है। उस घर से कोई नहीं निकलता। उस घर के पड़ोस में रहने वाली एक महिला बाहर अपने एक बच्चे को गोद में लिए खड़ी हुई है और उसे घूरी जा रही है कि एक आदमी, एक इस तरह का एकदम लग रहा है विदेशी टाइप, वो यहाँ खड़ा हुआ है, कई मिनटों से खड़ा हुआ है, घूर रहा है। तो उसने उससे कुछ पूछा। अब उसे हिंदी नहीं आती, इस महिला को इंग्लिश नहीं आती, तो उसने कई बार पूछा इशारे में, उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसने किसी और को बुलाया जो टूटी फूटी इंग्लिश बोलता है। जब वो आया तो उसने पूछा कि इस घर में रहने वाले लोग कहाँ हैं, और बार बार कह रहा है सारू सारू, अपने बारे में कि मैं सारू हूँ। सारू नाम सुना तो वहाँ एक शख्स चौंक गया। वो आया, उसने कहा सारू। तो उसने बचपन की अपनी फ़ोटो निकाली, जो फ़ोटो उसके नए माँ बाप ने शायद खींची होगी, दी होगी, और जब वो 5 साल का ही था। उस शख्स ने वो फ़ोटो देखी, उसे कहा वेट, चला गया। थोड़ी देर के बाद वो शख्स आता है और कहता मेरे साथ आओ। कुछ घर छोड़कर वो उसे ले जाता है, कहता है कि ये तुम्हारा घर है। अब अंदर वो जब दाखिल होता है, 3 औरतें आंगन में खड़ी हुई हैं। इस शख्स को पता है कि ये सारू है। ये कहता है कि इनमें से ही तुम्हारी एक मदर है, पहचानो। वो पहली लेडी को देखता है, कहता नो। दूसरी को देखता है, कहता नो। तीसरी को देखता है, तब तक वो तीसरी खुद ही आगे बढ़ती है और उसे गले लगा लेती है। माँ अपने बेटे को पहचान चुकी थी, बेटा अपने माँ को पहचान चुका था। लेकिन वो शख्स पूछता है कि ये तो 30 साल का हो गया, इसका रहन सहन, इसका हुलिया, हो सकता है 5 साल की वक्त में आपको याद हो, लेकिन और इसलिए वो पहचाना हो, पर इतने बदलाव के बाद तुमने कैसे पहचाना कि तुम्हारा बेटा है? उसने कहा एक तो इसकी आंखें और चेहरा देखकर, हालांकि बदल चुका है, लेकिन दूसरा इसके माथे पे वो एक निशान जो टीले से गिरा था और मैंने अपने हाथों से बैंडेज लगाई थी, वो निशान कभी गया नहीं था। अब माँ और बेटे मिल रहे हैं, तब तक खबर फैल गई, पूरा परिवार आ गया। लेकिन मुश्किल अब यहाँ ये कि बेटा हिंदी भूल चुका है और घर वाले अंग्रेज़ी नहीं जानते। सारी चीज़ें आंसुओं और भावनाओं और खुशियाँ ही जो है वो इजहार कर रही हैं। ज़ुबान कोई नहीं समझ रहा है एक दूसरे के, लेकिन भावनाएं सब समझ रहे हैं। इसके बाद इस मुश्किल का हल होता है। थोड़ी देर के बाद एक उसी कॉलोनी में एक लेडी रहती थी जो इंग्लिश की टीचर है, शहनाज चिश्ती, उनको बुलाया जाता है। अब शहनाज चिश्ती ट्रांसलेटर का काम करती हैं। माँ और बेटे सबसे बात होती है। अब इसी दौरान में सबसे माँ मिलाती है कि ये कल्लू है, ये तुम्हारी बहन है, कल्लू की शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं, उसकी बहन की शादी हो गई, उसके बच्चे हैं। वो अपनी भाभी से मिलता है, बच्चों से मिलता है, अपने जीजा से मिलता है, उनके बच्चों से मिलता है। फिर भी उसकी नज़रें एक और शख्स को तलाश रही होती हैं।
लास्ट में पूछता है गुड्डू, गुड्डू भाई जो उससे बड़े थे, जिसके साथ ही उस स्टेशन से गायब हुआ था। माँ की आंखों में आंसू आ जाता है गुड्डू का नाम सुनकर। फिर शहनाज चिश्ती जो ट्रांसलेटर हैं वो बताती हैं, माँ जो कहती जाती है कि जब बताती हैं कि जब तुम गायब हुए उसके ठीक 1 महीने के बाद गुड्डू की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी, 2 टुकड़ों में, किसी ट्रेन के नीचे आ गया। तो माँ ने कहा कि उस 1 महीने में मैंने अपने 2 बेटे को खोया, एक गुड्डू की मौत हो गई, दूसरे तुम सारू खो गए, हमसे बिछड़ गए। सारू रो पड़ता है क्योंकि वो उसका आइडियल भाई था। खैर इसके बाद अगले 11 दिनों तक वो अपने माँ बाप के पास रहता है और इन 11 दिनों में वो अपने माँ बाप को ऑस्ट्रेलिया में मैसेज भेजता है। कहता है कि मैं सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं पिछले कई 3 सालों से अपने घर, अपने वजूद, अपने माँ बाप को तलाश रहा था और आखिरकार कामयाबी मिली और मैं इसलिए उनसे मिलने आया हूँ। लेकिन मेरे माँ बाप आप हैं, क्योंकि मुझे ये आपने जीवन दिया है। हाँ, इन लोगों ने जन्म दिया है तो ये भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपके प्यार और उसको मैं भुलाऊंगा या फिर मैं आपको भूल जाऊंगा और नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा, लेकिन अब मेरे 2 माँ बाप हैं। उधर से रिप्लाई आता है कि काश इस खुशी की घड़ी में हम लोग भी तुम्हारे साथ होते, बता देते तो हम भी चलते, और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप मिले और कम सून, जल्दी आना बेटे, ये भी है। इसके बाद अगले 11 दिनों तक सारू वहाँ रहता है, अपनी माँ के लिए एक नया घर बनाता है, कहता है आप इस घर में नहीं रहोगे, और उसके बाद इस वादे के साथ कि मैं फिर आऊँगा जाता है। लेकिन इससे पहले वो अपनी माँ से बहुत जिद करता है कि तुम मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चलो। माँ कहती है बेटा मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाऊँगी। तो ये वादा करता है कि मैं बक्सर आऊँगा, माँ को नया घर दिया, तोहफे दिए, और अब हर महीने माँ के लिए पैसे भेजता है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये थी कहानी।